नमस्कार, स्वागत है आपका धाकड़ एक्सक्लूसिव में। मैं हूं आपके साथ अनंत और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुशांत सिन्हा। दरअसल आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल किट की जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। त्रिपुरा हिंसा के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में कल हिंसा हुई और इस हिंसा को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नितेश राणे ने रजा अकेडमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रजा अकेडमी को आतंकी संगठन करार देते हुए हिंसा की साजिश का आरोप लगाया। नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में कल हिंसा हुई और इसके पीछे अगर कोई है तो वो रजा अकेडमी है। उन्होंने रजा अकेडमी पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर दी। कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार रजा अकेडमी पर कार्रवाई नहीं करती है तो महाराष्ट्र के हित में हमें उन्हें खत्म करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में कल हुई हिंसा के बाद अब स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने कुछ जगह पर अतिरिक्त बल तैनात किया। कल की हिंसा में कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, भीड़ की तरफ से पथराव हुआ, 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए। नांदेड़ शहर के इतवारा थाना पुलिस की तरफ से मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अनंत, बिल्कुल सुशांत, और मुंबई का भिंडी बाजार हो, नागपाड़ा हो, पादरी, डोगरी सहित ठाणे के मुंब्रा, कौसा, कोपरी इलाकों में भी रजा अकादमी के जो आह्वान है उस पर बंद का असर रहा, लेकिन शांतिपूर्ण रहा। लेकिन इस बंद के आह्वान का सबसे ज्यादा हिंसक असर नांदेड़ शहर के सदर इलाके और मालेगांव में देखने को मिला। इन 2 शहरों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। 4 पुलिसकर्मी भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। इनके अलावा दुकानों को बंद करवाते समय तोड़फोड़, लूटपाट की घटनाएं भी घटी। हिंसा के मामले में 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 5 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं और महाराष्ट्र भर में पुलिस ने करीब 14 लोगों को हिरासत में लिया और 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। आज हिरासत में ले गए लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश भी किया जाने की बात थी, लेकिन मालेगांव, नांदेड़, अमरावती, वाशिम में शहर के इलाकों में पुलिस को बड़ी संख्या में तैनात किया गया और स्थिति फिलहाल कंट्रोल में बताई जा रही है। देखिए, प्रशासन अलर्ट पर है, यह अच्छी बात है, ये नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ। आपको याद होगा 12 नवंबर को महाराष्ट्र के 5 शहरों में जबरदस्त हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद आज भी वहां तनाव है। महाराष्ट्र में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि वहां त्रिपुरा में हुई हिंसा का विरोध हो रहा था। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र की हिंसा में किस तरह त्रिपुरा की टूल किट का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा कि दिल्ली में फरवरी 2020 में एक दंगा हुआ था और उसके बाद कई दस्तावेज सामने आए थे जिससे यह साबित हो चुका था उस वक्त भी कि दंगा जो है वो प्लान्ड था। दंगे की पूरी टूल किट सामने आ गई थी और वैसी ही टूल किट अब महाराष्ट्र हिंसा को लेकर भी सामने आई। यानी यह साबित हो चुका है कि महाराष्ट्र के 5 शहरों में जो कुछ हुआ है वो प्रायोजित था, वो प्लान्ड था, वो स्ट्रक्चर्ड था। और लोगों को यह भी जानकर हैरानी होगी अनंत कि प्लानिंग फेक न्यूज के जरिए की गई। जो हिंसा हुई नहीं उसे आधार बनाकर हिंसा हुई। देश के अलग अलग हिस्सा में हिंसा भड़काई गई और आज हम आपको धाकड़ एक्सक्लूसिव में बताएंगे कि कैसे फेक न्यूज के जरिए, एक टूल किट के जरिए महाराष्ट्र में नफरत का माहौल तैयार किया गया। सोशल मीडिया के जरिए फेक पिक्चर्स, फेक वीडियोस लोगों तक पहुंचाए गए और उन्हें भड़काया गया। अंडरग्राउंड साजिश रची गई। इसमें नेता शामिल हुए, उनके ट्वीट देखने को मिले। सिलसिलेवार तरीके से महाराष्ट्र हिंसा के पीछे की साजिश आज आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बीते 72 घंटे से महाराष्ट्र के 5 शहरों में कैसे नफरत की आग भड़कती चली गई। पुलिस दंगाइयों पर एक्शन तो ले रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने अब तक सैकड़ों लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान भी कर रही है।
लेकिन सवाल कई हैं आनंद। बिल्कुल सुशांत, और आपको दर्शकों को महाराष्ट्र में हुई इस हिंसा की वजह सबसे पहले बताते हैं। दरअसल त्रिपुरा से 28 अक्टूबर को एक खबर आई कि त्रिपुरा में मुसलमानों पर अत्याचार किया गया। मामला त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 155 किलोमीटर दूर पानी सागर इलाके का था, जहां बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने 26 अक्टूबर को एक रैली निकाली थी। रैली के दौरान कुछ मुस्लिम व्यापारियों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई और फिर उनको जला दिया गया। झूठी खबर यह फैलाई गई कि एक मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई, और सुशांत उसी के बाद जो हमने देखी तस्वीरें जो सामने आई हिंसा की। अब मैं चाहता हूं कि हम सिलसिलेवार ढंग से लोगों को दिखाएं कि वो कौन सी फेक तस्वीरें थी, झूठी तस्वीरें थी, जिसको आधार बनाकर इस हिंसा को बढ़ाया गया, लोगों के मन में नफरत डाली गई और पूरा माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश की गई। उन तस्वीरों का सच आपको जानना चाहिए। आपके सामने ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको दो लोग दिख रहे हैं और इनके हाथ में कुरान नजर आ रही है कि जो कि जली हुई है। कुछ किताबें दिखती हैं जो कि बताया गया कि भाई कुरान है, इनको जला दिया गया। त्रिपुरा हिंसा के दौरान कुरान के प्रतियों को जलाने की बात फैलाई गई। एक निजी यूट्यूब चैनल के ट्विटर हैंडल से 28 अक्टूबर 2021 को रात 10:38 पर यह ट्वीट कर दिया गया। हमने पड़ताल की कि क्या ऐसा हुआ, और इसी दौरान एक और तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में एक मुस्लिम महिला भी कहीं पर दिखेगी, अभी आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर जो है वो उस दिन की है ही नहीं। ये तस्वीर जिसे 28 अक्टूबर को ट्वीट किया गया और दावा किया गया कि त्रिपुरा में कुरान की प्रतियां जलाई गई, ये 28 अक्टूबर की नहीं बल्कि जून 2021 की तस्वीर है, जब दिल्ली के रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में आग लग गई थी और उस हादसे में कुरान की प्रतियां जो हैं वो जल गई थी। तो ये तस्वीर ना तो त्रिपुरा की है, ना उस दिन की है, और ना ही कुरान की प्रतियां जलाई गई, ये तो बचाई गई कुरान की प्रतियां हैं, क्योंकि रोहिंग्या के कैंप में आग लगी और वहां पर यह सब हुआ। तो कैसे नफरत फैलाई जाती है तस्वीरों के जरिए, यह उसका पहला एग्जाम्पल है। और हम कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं सुशांत, जो कि बताएंगी कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और किस तरीके से एक एक तस्वीर, झूठी तस्वीर सामने आई गई। अब देखिए, अब दूसरी तस्वीर है जिसको कि एक हैंडल से ट्वीट किया गया, उसके 4000 से ज्यादा उसको लोगों ने शेयर भी किया, यानी कितने लोगों में भ्रांति फैल गई। तस्वीर क्या थी देखिए कि त्रिपुरा में अब तक 16 मस्जिदों पर हमला किया गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो उसमें झूठा दावा किया गया, वो टेक्स्ट जो लिखा गया वो भी आपको दिखा रहे हैं। टेक्स्ट क्या लिखा गया था कि त्रिपुरा में अब तक 16 मस्जिदों में हमले की खबर है, तादाद ज्यादा हो सकती है, 11 दिनों से हिंसा हो रही है, लेकिन पक्ष विपक्ष पूरी तरीके से खामोश है, सो रहे हैं। देश के भाईचारे का नारा देने वाले लोग मौन साधे हुए हैं, सभी सेक्युलर लोग। ये आप देखिए, ये वो टेक्स्ट लिखा हुआ जो मैंने अभी पढ़ के बताया आपको, और ये तस्वीर ट्वीट की गई। ये तस्वीर ट्वीट की गई 28 अक्टूबर को 7:01 पे। अब देखिए, इसी तस्वीर का फैक्ट चेक भी किया गया, और फैक्ट चेक करने के बाद क्या सामने आया, त्रिपुरा सीपीएम ने इस तस्वीर को दिखाया और तस्वीर में लिखा गया, इसमें कहा कि पार्टी का जो स्टेट कमेटी हेडक्वार्टर है, जहां पर की स्टेट कैपिटल में कुछ राजनीतिक दलों ने जिसके ऊपर आग लगाएगी, ये तस्वीर तब की है, और इसको अभिषेक साहा की तरफ से भी इसको तस्वीर को सामने जांचा गया था। ये सीपीएम हेडक्वार्टर की तस्वीर। आप देखिए कि कैसे तस्वीरों को बदल करके और उस पर गलत चीजें लिख करके आपको भड़काने की कोशिश की गई। यानी एक पार्टी दफ्तर को एक मस्जिद बताया गया और उसकी तस्वीर डालकर, अगर आप देखेंगे सेंटिमेंट जागेगा, सेंटिमेंट भड़केगा तो आप भड़केंगे तो हिंसा भड़केगी, इसलिए इसको टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाता हूं। मुस्तकीम आलम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि त्रिपुरा हिंसा इतिहास का कलंकित अध्याय है। यह वो ट्वीट आप देख रहे हैं। मुसलमानों की दुकान मकानों को जलाया गया, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, भगवा झंडा यहां नजर आता है। इसके अलावा भी कई बातें लिखी गई, लंबी चौड़ी कहानी है। अब इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करने के बाद पता चला यह तस्वीर 27 मार्च 2018 की है, न त्रिपुरा की, न उस दिन की, और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च 2018 के कार्यक्रम की तस्वीर है। नॉर्थ 24 परगना जिले में 3 लोगों के मारे जाने के बाद पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान की तस्वीर है ये, और उस दिन की तस्वीर को उठाकर यहां कॉपी किया गया, उसके ऊपर अपना एजेंडा लगाया गया और इस एजेंडे को आगे बढ़ा दिया गया। ऐसे बढ़ती है हिंसा, ऐसे इस्तेमाल होता है टूल किट का। बिल्कुल, और इसी टूल किट की सुशांत एक और तस्वीर दिखाते हैं जो तस्दीक करेगी कि कैसे झूठ परोसने की कोशिश की गई आपके सामने।
ये चौथी तस्वीर, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें दावा किया जा रहा है कि दंगाइयों का पुलिस ने साथ दिया और इस तस्वीर को 30 अक्टूबर 2021 को ट्वीट किया गया था। अब इस तस्वीर की असलियत आपको दिखाते हैं, जो पड़ताल किया गया। त्रिपुरा पुलिस ने खुद इस वीडियो की पड़ताल की और क्या कहा त्रिपुरा पुलिस ने? त्रिपुरा पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया। त्रिपुरा पुलिस ने दावा किया कि वीडियो त्रिपुरा का है ही नहीं। ये स्टेटमेंट आप देखिए, साइबर क्राइम त्रिपुरा की तरफ से, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से इस तस्वीर को ट्वीट किया गया और बता दिया गया कि जिस तस्वीर को, जिस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि दंगाइयों का साथ पुलिस ने दिया गया, वहीं यह ऑथेंटिकेट कर दिया गया कि यह तस्वीर त्रिपुरा की है ही नहीं। सुशांत, यही वो तस्वीरें हैं जिसके जरिए लोगों को बरगलाया गया और जैसा कि आप बता रहे थे, एजेंडा सेट किया गया और पूरा एजेंडा बढ़ाने के लिए लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अनंत, एक तस्वीर और दिखाता हूं जिसको ट्वीट किया गया और लिखा गया कि त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। टूटे घर दिख रहे हैं, बेंच दिख रही है, घर तबाह हुआ दिख रहा है। किसी के भी दिल में दर्द आ जाएगा कि भाई बताइए मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। टूटे मकान को देखकर और ये टूटी टेबल और मेज देखकर सोचिए अंदर जो लोग रहे होंगे उनके साथ क्या हुआ होगा। यह भी तस्वीर त्रिपुरा की नहीं थी। यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर की तस्वीर है, जहां एक मकान और उसके बगल की मस्जिद ढह गई थी। यह उसकी तस्वीर है और इसी को, सेम तस्वीर को उठाकर यहां चेप दिया गया और उसके बाद कोशिश की गई कि कैसे लोगों की सेंटिमेंट्स को भड़काओ, और सेंटिमेंट भड़क गया तो कांड हो गया। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने तो किया ही किया, नेताओं ने किया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस चीज को रोकते, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों को कंट्रोल में करते। राहुल गांधी वो ट्वीट कर रहे हैं, इस ट्वीट को देखिए राहुल गांधी के, कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। ये वो ट्वीट करते हैं और फिर ट्वीट करके लिखते हैं, फेसबुक पे एक पोस्ट आता है, उसके बाद लिखते हैं कि हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी है, सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेगी। अब राहुल गांधी अगर ट्वीट करेंगे तो जिसके पास फेक फोटो पहुंची भी होगी वो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि अगर राहुल गांधी भी कह रहे कि ये हो रहा है तो सही हो रहा होगा। वो तो ये सपने में सोचेगा नहीं कि राहुल गांधी बड़ा बिना जिम्मेदारी का समझे हुए वो इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं, एक और फेसबुक पोस्ट दिया गया, उसमें भी यही चीजें बताई गई, भड़काई गई और उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने भी इसी तरीके की बातें लिख दी। अब आप बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं और आप ये हरकत कर रहे हैं, लोगों में इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं क्योंकि आपको पॉलिटिकल माइलेज लेना है, गेन करना है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है अनंत। और मुझे लगता है सिर्फ ये ट्विटर और फेसबुक पे नहीं हुआ अनंत जी, यूट्यूब जो आजकल एक और बड़ा माध्यम है जिसके जरिए लोगों तक पहुंचा जाता है, उस पर भी कई वीडियोस पोस्ट किए गए जो इस हिंसा को आगे बढ़ाने भड़काने में अपना किरदार अदा कर रहे थे। मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी, आप उस तस्वीर, उस हिस्से के बारे में बताइए। सुशांत, बिल्कुल आपने जिस तरह से इस बात का जिक्र किया कि आम लोग तो अगर इस कंफ्यूजन में और इस भ्रमजाल में फंस गए तो अलग बात है, लेकिन वो लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं या जो इन्फ्लुएंशियल हैं, अगर वो भी इस तरह के फेक न्यूज को आगे बढ़ाएंगे तो ये घटनाएं क्या रूप ले सकती हैं, ये महाराष्ट्र में नजर आया है। आपने यूट्यूब का जिक्र किया क्योंकि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अपने दर्शकों को भी हम वो दिखा देते हैं। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर ये स्क्रीन मौजूद है और इसमें यूट्यूब के जरिए कैसे झूठी खबरें फैली एक एक करके आप उन चेहरों को देख रहे हैं। दरअसल जो ये स्क्रीन ग्रैब अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये उन वीडियोस का स्क्रीन ग्रैब है जिसमें त्रिपुरा की हिंसा का जिक्र किया गया और वो हिंसा जो हुई ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, बरेलवी स्कॉलर हैं मुंबई के, तो वहीं दूसरी तरफ आप तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया के औरंगाबाद के इस व्यक्ति महाराष्ट्र में जिनका पूरा प्रभाव है उनको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात जो है, जो पेपर्स इस वक्त मेरे हाथ पे भी मौजूद हैं, अगर आप ये देखें कि मुफ्ती हारून नदवी ने जो वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, उसमें लगातार उन्होंने एक के बाद एक 4 वीडियोस अपलोड किए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसमें किस तरह के शब्दों का, भाव का इस्तेमाल हुआ है। त्रिपुरा में मस्जिदों में मुसलमानों पर हिंदू आतंकवादियों का हमला, देखिए इस तरह के लिंक्स और इस तरह की खबरें इन वीडियोस में जो है वो साझा की गई हैं। एक दूसरा वीडियो आता है, अगर आप उसकी शब्दावली पर गौर करें तो ये कितनी आपत्तिजनक और कितनी भड़काऊ हो सकती है, इसका अंदाजा लगाइए। इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कोट अनकोट, हिंदुत्व ने त्रिपुरा को जला दिया,
फिर एक और वीडियो आता है जिसमें लिखा है कि त्रिपुरा के मुसलमानों की मदद करो। 6 नवंबर को ये वीडियो आता है। तो वहीं 9 नवंबर को फिर एक और वीडियो आता है जिसमें फिर ऐसे ही एक भड़काऊ स्टेटमेंट का जिक्र है। उस स्टेटमेंट को मैं मेंशन नहीं कर रही हूं। हम जिम्मेदारी के साथ इस बात को अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि इस तरह की भ्रामक खबरों पर वो बिल्कुल भरोसा ना करें। लेकिन आज समझना यह भी होगा कि यूट्यूब पर जिस तरह का कंटेंट मौजूद है और जिसे आप देख रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जो किसी कम्युनिटी विशेष में प्रभाव रखते हैं, जिन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, अगर वो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से और बगैर जांचे परखे चीजों को शेयर करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो क्या होगा। ये जिन साहब की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, इन्होंने भी एक के बाद एक कम से कम 4 से 5 ऐसे वीडियोस बनाए हैं। 31 अक्टूबर 2021 का वीडियो जिसमें जिक्र किया है त्रिपुरा के मजलूमों के लिए आवाज उठाओ। फिर 2 नवंबर को एक वीडियो आता है जिसमें लिखा है कि सत्ता के नशे में पूरे दीन को हिलाकर रख दिया है। फिर मीडिया आज खामोश क्यों है, यह सवाल उठाया जाता है। फिर 1 नवंबर 2021 को वीडियो आता है जिसमें लिखा है मुसलमानों में जुल्म करने वालों का अंजाम। और एक के बाद एक ये लिंक्स जो हैं इस YouTube चैनल पर मौजूद हैं। अब मैं आपको एक तीसरे YouTube चैनल की तस्वीर भी दिखाती हूँ। ये औरंगाबाद बेस्ड एक डिजिटल मीडिया सेंटर है और इसमें जो वीडियोस तैयार किए हैं वो इतने भड़काऊ हैं सुशांत और अनंत की जिसे सोचकर हैरानी होती है कि इस तरह का कंटेंट भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और मोबाइल्स तक वो सबके घरों में पहुंच रहा है। बच्चों तक भी उनकी पहुंच हो सकती है। किसी की भी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का ये काम कर सकता है। त्रिपुरा में पुलिस का जालिमाना रोल, इस लिंक के साथ 4 नवंबर को ये वीडियो है। मुसलमानों तैयार हो जाओ, हैशटैग त्रिपुरा के बाद किसका नंबर है। अब आप सोचिए, जब इस तरह की बातें यूट्यूब कंटेंट में लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, प्रचारित की जा रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस पर चेक एंड बैलेंस कहां से आएगा। सोशल मीडिया सुशांत अनंत आज के दौर में इस तरह की दुधारी तलवार बन चुका है कि उसे रोकने का क्या मैकेनिज्म हमारे पास है। क्या हमारी पुलिस भी इतनी एफिशिएंट है कि कहां से ये वीडियो ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनके उद्गम, उनके सोर्स का पता फौरन लग सके, ताकि कहां पर कर्व करना है, कहां पर रोक लगानी है, उसे लेकर कोई सिस्टम हो। और देखिए फिर जो महाराष्ट्र में हुआ, उसकी कीमत पूरे राज्य को और पूरे देश को चुकानी पड़ी। देखिए, जो आम लोग हैं, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे या कर सकते हैं कि वो फैक्ट चेक करें। लेकिन जो नेता हैं, उनके पास पूरी फौज है जो सोशल मीडिया पर चीजों को डालती है। वो चाहें तो बड़े आसानी से फैक्ट चेक कर सकते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनकी सोशल मीडिया पर फौज है। इनको टेक्निक्स पता है उन फौज को कि कैसे आपको रिवर्स इमेज सर्च करना है, कैसे आपको पता लगाना है। ये जो तस्वीरें, अगर पुरानी तस्वीरें, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन नेताओं ने जरूरत नहीं समझी, या अगर जरूरत समझी तो उसको किया नहीं, क्योंकि उनको इससे सियासी फायदा होता था। आनंद, हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अरुणिल जुड़ चुके हैं और शिवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुणिल, सबसे पहले बताइए कि इस टूल किट का जो पूरा स्ट्रक्चर सामने आया, इसमें कौन कौन से तो नाम सामने आए, कहां से टूल किट शुरू हुई, इसका ओरिजिन क्या रहा? पहले अगर हम देखेंगे कि ये नफरत फैलाने वाला ये जो फेक न्यूज का जो खेल है, ये कितना डरावना हो सकता है। बिकॉज जब भी ये टूल किट फैलाया गया, कैसे ये फेक वीडियोस फैलाया गया और किस तरीके से ये रीच किया नांदेड़ में या फिर अमरावती में, जालना के एक शिवसेना के लीडर है जो खुद इसके बारे में एक पब्लिक स्पीच में बात कर रहे हैं और इस तरह बात कर रहे हैं कि सच में ये सब हुआ है। और फिर जो उसका जो प्रभाव पड़ता है लोगों पे, वो काफी डरावना हो सकता है, जो रेपरकशन जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि आम आदमी को इसके रेपरकशन झेलने पड़ते हैं। अभी तक अमरावती में इंटरनेट बंद है, अभी तक सेक्शन 144 वहां पे लागू है, कर्फ्यू लागू है वहां पे, सेक्शन 144 बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है, जैसे कि नांदेड़ है और मालेगांव में, और काफी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। मेन जो अरेस्ट है, बीजेपी का यह कहना है कि जो अनिल बोंडे बीजेपी के लीडर है, उनको ही क्यों अरेस्ट किया। रजा एकेडमी ने ये पोस्टर्स लगाए थे, रजा एकेडमी ने इसको इनिशिएट किया था, तो रजा एकेडमी पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया। अर्जुन खोतकर जो शिवसेना के खुद के लीडर है, उनका खुद का जो पब्लिक स्पीच है वो वायरल हो रहा है, सब लोगों ने वो पब्लिक स्पीच देखा, कैसे वो हेट फैला रहे, तो उनको उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये सब प्रश्न बीजेपी बार बार पूछ रही है। बट जो मेन जो क्वेश्चन है कि जब टाइम्स नाउ नव भारत इतने फैक्ट चेक कर सकते हैं, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वीडियो कौन से है, तो जो बड़े बड़े लीडर्स की बात है, जैसे कि राहुल गांधी की बात हुई, तेजस्वी यादव की बात हुई या संजय राउत की खुद की बात हुई, क्योंकि पहले ही दिन संजय राउत ने कंडेम किया था त्रिपुरा अटैक को। त्रिपुरा में जो वायलेंस हुआ, जो वायलेंस कभी हुआ ही नहीं, उन्होंने फिर कंडेम क्यों किया। ठीक है, शिवानी भी हमारे साथ है, क्योंकि शिवानी, इसमें ये जो पूरा रजा एकेडमी का चैप्टर है,
वो क्या है, कहां से आया, रजा एकेडमी का अगर पूरा रोल आप समझा सकें जो अब तक निकल कर आ रहा है। देखिए, सीधी तौर पे रजा एकेडमी ने राई का पहाड़ बनाया है इस पूरे मामलात में। एक छोटी सी बात थी जहां पर उन्होंने उसे अपने धर्म विरोधी, अपने नेता, अपने गुरु विरोधी समझाया, अपने लोगों को जो उनको फॉलो करते हैं, जिसके चलते त्रिपुरा का जो एक प्रकरण था उन्होंने सभी के सामने रचा, जिसके चलते अमरावती में, नांदेड़ में जो पूरे दंगे फसाद जैसी स्थिति थी वो शुरू हुई। हालांकि यहाँ पर रजा एकेडमी के लोगों से ही जब बात की गई हमारे सहयोगियों द्वारा टाइम्स ऑफ भारत पर, तो उन्होंने सीधे से अपना हाथ इस पूरी तरह से पल्ले से झाड़ते हुए ये कहा कि हमने कोई भी ना सिर्फ आंदोलन किए, ना ही कोई प्रोटेस्ट किए, जबकि आपको बता दें कि इन्हीं के प्रोटेस्टर्स द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर पत्थरबाजी हुई थी, दुकानदारों पर पत्थरबाजी हुई थी, लोगों को घायल स्थिति में एडमिट कराना पड़ा था। पूरा प्रशासन ठप्प नजर आया था सिर्फ और सिर्फ रजा एकेडमी के चलते, जहां पर इसे धर्म का जो एंगल था, धर्म विरोधी एंगल जो था, वो रजा एकेडमी द्वारा दिया गया। और जब दंगे जैसी स्थिति मौजूद हो गई, जब इस पे कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी, तब उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि ये राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं एक साधारण सा वाक्य था जिसको रजा एकेडमी ने मुसलमानों के विरोध में कई और संस्थाओं के नाम भी सामने आए हैं। वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनका रोल क्या रहा है, ये भी समझेंगे आपसे। आप और अरुण लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को हम समझा देते हैं सुशांत की 12 तारीख को दरअसल हुआ क्या था, ताकि समझ सके वो कि इसकी भयावहता क्या थी। एक चीज की, महाराष्ट्र के 5 शहरों में जबरदस्त हिंसा होती है और वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, जगह जगह पर लोगों की दुकानों के अंदर घुस के तोड़फोड़ की। और आज भी वहां पर जो तनाव है बरकरार है, 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी तनाव बना हुआ है। AIMIM सांसद जो है इम्तियाज, VBA के जो प्रवक्ता है फारूक अहमद, वो बता रहे हैं कि किसी को भीड़ की उम्मीद नहीं थी कि भीड़ इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच जाएगी। अब सफाई दे रहे हैं इस बात को लेकर के। ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी, जमीयत उलेमा हिंद, ये वो संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं का नाम इसी प्रकरण में सामने आया। कैसे सामने आया बता रहे हैं आपको। इसमें PFI का नाम सामने आया जो कि प्रतिबंधित जो संस्था है। इसमें AIMIM का कोई भी नेता सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है कह रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि पहले मौन समर्थन जरूर दिया गया था इस पूरी कार्रवाई में जब यह हिंसा शुरू हुई थी। देखिए, इन दलों ने अपने समर्थन की घोषणा की थी, इन्हें समर्थन की घोषणा कर दी है और उसके बाद कहते हैं कि सीधे तौर पर कोई नेता इस पूरे प्लानिंग में शामिल नहीं था। स्थानीय बरेलवी जो केंद्र हैं, आपको याद होगा कि 2 केंद्र हैं मुस्लिम समाज के, एक बरेलवी, एक देवबंदी। जो स्थानीय बरेलवी केंद्र है इन्होंने इसको आयोजित किया, ये अब आरोप लगाया जा रहा है, सीधे तौर पर कहा जा रहा है। रजा एकेडमी का नाम सामने आया। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा की जो हिंद की जो एकेडमी है उसका नाम सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ TNR बोर्ड से जुड़े जो बरेलवी नेता हैं उन्होंने बंद की वकालत की है। ये आपको एक एक करके प्रकरण समझा रहे हैं कि किसके संस्था का नाम कैसे कैसे सामने आ रहा है। इसमें आरोप क्या लगाया गया कि क्यों ये हिंसा भड़की या लोग क्यों गुस्से में आ गए। कुरान को जलाए जाने की जो अफवाह फैलाई गई, जिन अफवाहों का जिक्र हम कर रहे हैं, सुशांत ने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, पैगंबर मोहम्मद के अपमान की अफवाह फैलाई गई, लोगों के बीच में फेक तस्वीरें पहुंचाई गई, जिसके बाद लोग भड़के। मस्जिदों को तोड़ने की अफवाह जब फैली लोगों के बीच में, वही तस्वीरें जिनका फैक्ट चेक टाइम्स नाउ नंबर आपको दिखा रहा था, वो तस्वीरें जब लोगों के बीच में पहुंची तब जाकर के लोग भड़के। लगातार ईश निंदा कानून की बात भी वहां के लोग उठा रहे थे। उसके अलावा विरोध के दिन बरेलवी नेता स्टेज पर मौजूद थे, यानी एक तरफ फेक तस्वीरों से लोगों को भड़काया जा रहा था तो दूसरी तरफ बरेलवी नेता स्टेज पर मौजूद थे उसी बंद के समर्थन को लेकर के। किसी दूसरी मुस्लिम संस्था के नेता स्टेज पर मौजूद नहीं थे, यह बात भी स्पष्ट कर दी गई। जो बरेलवी नेता थे वही लोग वहां पर मौजूद थे। एक एक करके ये एक एक तस्वीर, एक एक कड़ी आप तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी समझ सकें इस पूरे गैंग का, इस पूरे नेक्सस का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो काम करने का तरीका है, वो क्या है सुशांत? अनंत, इसमें एक चीज लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि रजा एकेडमी का नाम कहां से आया, क्यों आया, 12 तारीख को ये हिंसा भड़की, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि घटना तो पहले की थी। तो ये सारी चीजें जब आप तार जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रजा एकेडमी पर सवाल क्यों उठ रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र में एक के बाद एक मीटिंग्स हुई। पहले 30 अक्टूबर को रजा एकेडमी ने एक मीटिंग की, उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है, यहां स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। इसमें मोइन मियां और चीफ सईद नूरी ये भी इस मीटिंग में शामिल थे। उसके बाद 2 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई,
उसमें भी चिंता जता दी गई कि भाई देखिए क्या हो रहा है हमारे भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ। और 12 नवंबर को जिस दिन महाराष्ट्र में हिंसा भड़की, वो 12 नवंबर की तारीख इसी रजा अकेडमी ने तय की कि उस दिन महाराष्ट्र बंद होना चाहिए। उसके बावजूद अच्छा, इस दौरान जो सोशल मीडिया है उस पर त्रिपुरा पुलिस लगातार जानकारी देती रही कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है, ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं था। इन्होंने 12 तारीख तय कर ली कि महाराष्ट्र बंद करना है, वहां मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, तो इन्होंने किया। और फिर 8 नवंबर को रजा एकेडमी के चीफ वो पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर दर्ज कराई वसीम रिजवी के खिलाफ, पुलिस ने मना कर दिया। फिर वो धरने पर बैठ गए पुलिस स्टेशन के सामने। यानी सारी घटनाएं चलती रहीं और 8 के बाद जब 12 तारीख का वक्त आया तो ये सब कुछ होते 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 इतना गुबार बन चुका था कि ये सारी चीजें जो हैं वो होनी ही थी, ऐसा लगने लगा। और इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति और साजिश निकल कर आती है, दिखती है, नजर आती है। मीनाक्षी, अगर ये सब जोड़ें आप, क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया को टूल बनाया गया? किट जो है वो रजा एकेडमी ने तैयार की, तारीख तय थी और ये सब कैसे फैलाया गया, बढ़ाया गया, वो दिखता है। बिल्कुल सुशांत, और सबसे बड़ा उदाहरण तो सामने इसलिए मौजूद है कि त्रिपुरा में एक घटना जो हुई नहीं, उसका असर कैसे महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है और क्यों दिखाई दे रहा है और क्यों एक संप्रदाय विशेष में दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस संप्रदाय विशेष को प्रभावित करने वाले जो लोग थे, जिनकी वहां पर पैठ है, जिनकी बात लोग सुनते हैं, उन्होंने इस तरह से तैयारी की और जो डिजिटल कॉन्टेंट भी उपलब्ध है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले जो मैंने आपको यूट्यूब के लिंक्स दिखाए, अगर आप उन वीडियोज के व्यूज देखें, उनका क्या प्रभाव है, 5,000-5,500 लोग उसे लाइक कर रहे हैं। और ये डेटा तब का है जब हमने ये डिटेल्स उठाई हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि अगर एक वीडियो के व्यूज 1 लाख हैं, या अगर वो वीडियो 50,000 5,000 लोगों के बीच पहुंच रहा है, 5,000 से 50,000 लोगों के बीच पहुंच रहा है, तो यहां से इसकी संवेदनशीलता का अंदाजा होता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल सुशांत और अनंत ये उठता है कि आखिर अब जिम्मेदारी तय हो, आखिर अब सवाल उन लोगों से पूछे जाएं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ या जिन पर गंभीर आरोप इस वक्त हैं। तो इन आरोपों के केंद्र में जो चेहरे दिखाई देते हैं, अब आपको जरा वो भी दिखाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक एक करके वो चेहरे अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। हालांकि अभी ये प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन प्रदर्शन के पीछे के ये चेहरे हैं। मोइन मियां, ये संरक्षक हैं, रजा एकेडमी के पैट्रॉन है। अब कितना बड़ा ये पद है, कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी, और सिर्फ रजा एकेडमी तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा के भी हैं और चीफ हैं, और जामिया कदरिया शर्फिया मदरसा के भी चीफ हैं। अब ये दूसरा चेहरा देखिए, सईद नूरी, ये अध्यक्ष हैं रजा एकेडमी के। रजा एकेडमी के अध्यक्ष का चेहरा आपको दिखा रहे थे। हालांकि अभी ये सारे आरोप हैं, जांच का विषय है, इसलिए इंतजार करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन में किस तरह का रोल निकलकर सामने आता है। लेकिन प्रदर्शन के पीछे का एक और चेहरा आप देख रहे हैं, मौलाना अब्दुल अजीम रिजवी का। ये भी रजा एकेडमी से जुड़े हुए हैं, नांदेड़ सेक्शन से। अब अगर महाराष्ट्र के 5 से 6 ऐसे इलाके हैं जो हिंसा से प्रभावित होते हैं, जहां पर इस तरह का असर दिखाई देता है। अब देखिए, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये बहुत अहम है। ये मुफ्ती मकबूल है, प्रदर्शन के पीछे के चेहरे। हालांकि इस इमेज में 3 से 4 और चेहरे हैं, जिनमें से अभी 3 से 4 चेहरे आइडेंटिफाइड नहीं हैं। ये एक चेहरा आइडेंटिफाइड है, जिसकी पहचान हो पाई है, तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनका क्या रोल था, अगर ये आयोजक थे, इनको क्या जानकारी थी कि वहाँ क्या होने वाला है, किस तरह के लोगों को वहाँ बुलाया गया था, भीड़ आएगी तो क्या हो जाएगा, क्या इन्हें इस बात का अंदाजा था। तो ये सारे ऐसे गंभीर प्रश्न हैं जिनके जवाब इन तमाम चेहरों से लिए जाने जरूरी हैं। एक और चेहरा आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के जालना से सैयद जमील का। प्रदर्शन के पीछे जो चेहरे शामिल हैं, उनमें से एक शख्स ये भी है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सुशांत और अनंत, यहाँ पर अब ये खड़ा होता है कि अगर फेक न्यूज ने महाराष्ट्र में इतना बड़ा असर दिखाया है, तो क्या ये घटना कम से कम आगे मिसाल बननी चाहिए कि ऐसा फिर ना हो, उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप हो। बिल्कुल मीनाक्षी, मैकेनिज्म डेवलप हो और तमाम चेहरों को का राजफाश होना चाहिए, ताकि लोग आगे भी सतर्क रहें कि चेहरे अपने पद का या अपने सामाजिक स्थान का फायदा उठा करके कैसे लोगों को भड़का सकते हैं, समाज में आग लगवा सकते हैं। लेकिन जिस रजा एकेडमी का जिक्र अभी सुशांत कर रहे थे, रजा एकेडमी के ऊपर ये सारे आरोप लगाए गए हैं बीजेपी नेता नीतीश राणे की तरफ से। नीतीश राणे ने आरोप लगाते हुए क्या क्या कहा है, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। की पूरी प्लॅनिंग ही रजा अकॅडमीच्या माध्यमातून झाली। 12 नोव्हेंबरला त्यांचा मोर्चा काढण्यात आला आणि मग त्यानंतर त्यांनी अशा पद्धतीने भडकाऊ गोष्टी करून लोकांना माती भडकून त्या मोर्चामध्ये आणलं आणि नुसता मोर्चा काढला नाही, त्या पद्धतीने तोडफोड आणि हिंदू दुकानांमध्ये जाऊन लोकांना मारण्याचं आणि हल्ले करण्याचं पण काम केलेलं आहे।
आप बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन सुन रहे हैं, एक एक कड़ी कैसे जुड़ती जा रही है वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस के नेता जो तारिक अनवर है उनकी एक तस्वीर भी अनंत दर्शकों को देखनी चाहिए कि कैसे जिस रजा अकेडमी का जिक्र हो रहा है उसी रजा अकेडमी के लोग तारिक अनवर से मिल रहे थे, उनको शॉल पहना रहे थे। 12 नवंबर 2021 को कांग्रेस नेता तारिक अनवर से एक डेलीगेशन मिलने के लिए गया। ये उसकी तस्वीर, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं मोइन मियां अशरफी संरक्षक रजा अकेडमी के, वो तारिक अनवर साहब को शॉल पहना रहे। जिस 12 नवंबर को महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हिंसा चल रही थी, वो हिंसा भड़क रही थी, किनकी वजह से भड़क रही थी उसमें नाम रजा एकेडमी का आ रहा है, उन पर आरोप लग रहे हैं, वो लोगों में भ्रम और झूठ फैला रहे थे, वो उसी दिन जाकर तारिक अनवर से मिलते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अब ये रजा एकेडमी और तारिक अनवर और कांग्रेस पार्टी का क्या कनेक्शन है ये लोग जरूर पूछेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का ट्वीट आना कि मुस्लिम भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है और हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, ये अपने आप में बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल खड़े करता है। और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता को उसी रजा एकेडमी के नेता सम्मानित करते हैं और उसी दिन करते हैं जिस दिन हिंसा हो रही है। ये बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ तो रही हैं अनंत, लेकिन उनके सवालों के जवाब अभी जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है मिलेंगे और लोगों को भी चाहिए होंगे। ये सवालों का जवाब इसलिए भी जरूरी है सुशांत, जैसा कि आप कहते हैं ये लोग फैक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें एजेंडे को सूट करती हैं, पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करती हैं। लेकिन उस पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने क्या क्या झेला है, अब तक क्या क्या हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से एक दफा ये दर्शकों को हम बता देते हैं कि अब तक क्या क्या हो चुका है, क्या क्या बता चुके हैं। अब तक हमने आपको तस्वीरों की सच्चाई दिखा दी कि क्या क्या फेक तस्वीरें कहां कहां साझा की गई, उसमें राजनेताओं की क्या भूमिका रही, यह भी आपको बताया। सुशांत ने बकायदा ट्वीट उनके दिखाए, उनके फेसबुक पोस्ट दिखाए। राहुल गांधी ने त्रिपुरा हिंसा को लेकर के ट्वीट किया वो भी आपको दिखाया, उसके पीछे सच्चाई कितनी थी यह भी आपको दिखाया। उसके अलावा आपको 5 ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई गई जिन तस्वीरों में राजनेताओं की संलिप्तता दिखी थी उनको आगे बढ़ाने के लिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुसलमानों पर यह अत्याचार है, यूट्यूब के जरिए फेक न्यूज फैलाई गई। उसके उदाहरण हमारे सहयोगी मीनाक्षी ने आपको दिखाया कि उसकी रीच कितनी थी और कौन कौन वो लोग थे, क्या उनका ओहदा था जिन्होंने कि यूट्यूब के जरिए ये फेक न्यूज आगे फैलाई है। महाराष्ट्र में प्रदर्शन को लेकर कब कब बैठक हुई, रजा अकादमी की उसमें क्या भूमिका रही है, किस किस तारीख को कौन कौन मिला, ये एक एक ब्यौरा आपको बताया गया। बैठकों का आयोजन रजा अकादमी ने किया ये आपको बताया। रजा अकादमी के किन किन नेताओं की संलिप्तता थी ये आपको दिखाया, उनके चेहरे के साथ, उनके पद के साथ, और साथ ही साथ रजा अकादमी के लोगों ने किस पार्टी के किन किन नेताओं से मुलाकात की, वो भी 12 तारीख को। यानी जिस वक्त महाराष्ट्र के 5 शहर जल रहे थे, जिस वक्त वहां दंगा भड़क रहा था, जिस वक्त वहां आगजनी हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त रजा अकादमी के नेता कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। एक कांग्रेस के महासचिव उसमें थे, कांग्रेस के एमएलए उस जगह मौजूद थे, कांग्रेस के एमएलसी उस जगह मौजूद थे, और तारिक अनवर के साथ साथ जो बता रहे हैं आपको, जो कांग्रेस के महासचिव है उनके साथ साथ 2 और कांग्रेस नेता दिखे थे, जिसमें कि एक कांग्रेस के एमएलसी, एक कांग्रेस के एमएलए। उनके ऊपर भी सवाल उठाया लगातार जा रहा है कि आखिरकार वो लोग 12 तारीख को वहां क्या कर रहे थे। तो धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपको बताया हमने कि क्या क्या चीजें घटी हैं, कैसे टूल किट तैयार की। और बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका और मीनाक्षी आपका और तुम्हारे तमाम सहयोगियों का तो जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिरकार कैसे समाज में झूठ का जहर घोला जाता है और कैसे आपको उस जहर से बचने की जरूरत है। डॉक्टर एक्सक्लूसिव में बात करते हैं एक और अहम खबर की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश को मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात की। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। पीएम मोदी C-130J हरक्यूलिस से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कल दोपहर को लैंड करने जा रहे हैं। उसके बाद पीएम मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है सबसे बड़ी सौगात। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है अपना सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक जितने एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं उनमें यह अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है, वहीं आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर 5 रैंप प्लाजा होंगे, 271 अंडरपास होंगे और ये जो पूरी 3.75 मीटर की चौड़ाई की सर्विस लेन जो है वो दोनों तरफ बनाई जाएगी। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और ऐसी बहुत सारी खासियत है जो इस एक्सप्रेसवे को खास बनाती है। और ख़ास बात यह है कि ये पूरे यूपी का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो सबसे ज़्यादा लंबा है। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे था और उसकी लंबाई जो है वो करीब 300 से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूरे यूपी का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ से होकर गाज़ीपुर तक जाएगा, जिसके बीच में कई ऐसे शहर पड़ेंगे जिनकी दूरी अब जो पहले 8 से 10 घंटे या फिर 4 से 5 घंटे में होती थी वो अब घटकर 5 से 6 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के रूप में देखा जा रहा है। आइए अब बताते हैं कि 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे की शुरुआत लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर चांद सराय गांव से होगी, जो बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच यात्रा के समय तो आधे से भी कम कर देगा। अभी जहां ये दूरी लगभग 10 घंटे में पूरी होती है, वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में ये दूरी 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। कल एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरेगा और जल्द ही कई और जिले भी इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। अगर आप लखनऊ से पूर्वांचल के किसी भी हिस्से में जाते हैं, चाहे वो लखनऊ से आप बाराबंकी जाते हैं, गाजीपुर जाते हैं, मऊ जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, या फिर अगर इस बेल्ट की हम बात करें तो चाहे आप सुल्तानपुर जाएं या फिर उसके आसपास के ज़िलों में जाएं, तो उसकी जो दूरी है वो निश्चित तौर पर कम हुई है। सुविधाएं बढ़ी हैं और साथ ही साथ जो समय पहले 8 से 10 घंटे का लगता था, उसी दूरी को आप अब 5 से 6 घंटों में तय कर पाएंगे। और ये ना सिर्फ पूरे विकास के लिए सहयोगी होगा, ज़रूरी होगा, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ के आसपास की जो इकॉनमी है वो भी बढ़ेगी और कहीं न कहीं जो किसान हैं उनको अपने जो सामान हैं, फसलें हैं, उसको दूरदराज इलाकों तक पहुँचाने में जल्दी और सुविधा भी होगी। योगी सरकार गोरखपुर से 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान कर रही है, जो आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ेगा। रामनगरी अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर का लिंक रोड तैयार होगा, जो अयोध्या से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। बलिया को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है। बक्सर से वाराणसी तक करीब 120 किलोमीटर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनेगा। इससे गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया समेत दर्जन भर जिले इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो चुका है और आने वाले समय में जब ये लिंक एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन जाएंगे तो फिर लखनऊ के कई जिलों तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली से अब गाजीपुर जाना भी काफी आसान और आरामदायक हो जाएगा। दिल्ली से गाजीपुर जाने के लिए आप सबसे पहले ताज एक्सप्रेसवे पर सफर करेंगे। इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और अंत में नया तैयार हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि 341 किलोमीटर लंबा है। इन तीनों एक्सप्रेसवे का सफर कर आप सिर्फ 10 घंटे में ही दिल्ली से गाजीपुर पहुंच जाएंगे। पहले ये दूरी तय करने में 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। 22,494 करोड़ में तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे की और भी कई खूबियां हैं। आपातकाल की स्थिति में लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी उतारा जाएगा। 2 दिन पहले वायुसेना के विमान को भी इस हवाई पट्टी पर लैंड कराया गया। रविवार को भी वायुसेना के विमान C-130 हरक्यूलिस को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारा गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो पट्टी है वो भी बनाई गई है कि अगर आपातकाल में लड़ाकू विमान उतरना चाहें तो उसके लिए जो जगह है अरवल कीरी करवत, यहाँ पर 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है और इसके जरिए लगातार जो लड़ाकू विमान है वो उतर भी रहे हैं। चाहे हम राफेल की बात करें, MiG-21 की बात करें, सुखोई की बात करें या फिर बोइंग जैसे बड़े और हैवी विमानों की बात करें, तो लगातार यहाँ पर उतर रहे हैं और करतब दिखा रहे हैं। कल जब प्रोग्राम होगा उस दिन भी ये सभी विमान जो हैं इसको रनवे पटरी टू टच करके निकलेंगे। अगर आप अभी की तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर
एयरफोर्स ने बाकायदा अपना पूरा कैंप बनाया हुआ है और सभी बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखें तो ना सिर्फ राडार सिस्टम बल्कि उसके साथ साथ तमाम वो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं जो किसी भी हवाई जहाज या फिर लड़ाकू ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होता है। इस एक्सप्रेसवे के कैरिज वे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास बनाए गए हैं। तो बस कीजिए कुछ ही घंटों का इंतजार। देश के प्रधानमंत्री देने वाले हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश को सबसे बड़ा त्योहार। और हमारे सहयोगी आदर्श इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी कल औपचारिक शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी खुद करने वाले हैं। कल का शेड्यूल क्या रहेगा, सबसे पहले आप ये बताएं। आदर्श, आवाज पहुंच रही है आप तक? ख्याल हमारे साथ कि आदर्श तक अभी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। वापस कोशिश करेंगे आदर्श के साथ जुड़ने की और उनसे जानकारी लेने की। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के जेट्स हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे आज वहां पर लैंड करने के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश को कल मिलने जा रही है। पीएम मोदी खुद C-130J हरक्यूलिस से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दोपहर को लैंड करेंगे। उसके बाद इस 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। आदर्श हमारे सहयोगी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। आदर्श, योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन कल पीएम मोदी खुद करने वाले हैं और हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे पर। क्या शेड्यूल है कल पूरा? देखिए, अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और मेगा प्रोजेक्ट ही कहा जाएगा क्योंकि रिकॉर्ड समय में इसे बनाकर तैयार किया गया है और यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 341 किलोमीटर की दूरी कोई कम नहीं होती है। इससे पहले आगरा का जो एक्सप्रेसवे था जो लखनऊ से आगरा को कनेक्ट करता था वो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जाता था, लेकिन अभी तकरीबन 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का तो हिस्सा है ही, साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदे का भी सौदा है क्योंकि इससे पहले की अगर सरकारों को आप देखें तो ज्यादातर जो मुख्यमंत्री निकल कर आते थे वो वेस्टर्न यूपी से होते थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के लोगों को ये लगता था कि जो विकास है वो वेस्टर्न यूपी की तरफ ज्यादा हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से लुक ईस्ट की पॉलिसी को आगे किया है उसकी वजह से अब पूर्वांचल के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है और यही वजह है कि इस ईस्टर्न अगर यूपी की हम बात करें इसमें जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे है इसको कहीं न कहीं चुनाव से भी और कल जब वो तस्वीरें होंगी तब आप वापस आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें आप दिखाइएगा और जानकारी आप दीजिएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए आदर्श। और इस वक्त धाकड़ एक्सक्लूसिव में रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन नजर पहले अब तक की 10 अहम खबरों की तरफ।